तो क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी मंगा सीरीज या आउटस्मार्ट से एनिमी में। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यासु के पास अधिक पैसे लेने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है और वह नाचना और भावुक होना शुरू कर देता है क्योंकि यह उसका अब तक का सबसे आसान काम है। लेकिन तभी फिर से प्रकट होता है और कहता है कि वह अपने प्रशिक्षण से एक दिन की छुट्टी चाहता है क्योंकि उसे कल कुछ जरूरी काम है। अगले दिन लियाम को अमागी से अपने ग्रह की अर्थव्यवस्था के बारे में एक रिपोर्ट प्राप्त होती है। वह उसे बताती है कि वे अभी भी भारी कर्ज में हैं, लेकिन वे धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। और लियाम यह सुनकर खुश हुआ। वह मागी की प्रशंसा करता है, लेकिन वह कहती है कि वह उसकी प्रशंसा की पात्र नहीं है क्योंकि वह उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। वह उन्हें दिखाती है कि बड़ी राशि के निवेश के बावजूद शिक्षा और मानव संसाधन विकास जैसे कुछ क्षेत्रों में प्रगति बहुत धीमी है। जैसे ही लियाम विवरण देखता है, उसे एहसास होता है कि क्या गलत है और वह तुरंत विभाग के प्रभारी व्यक्ति को बुलाता है। जल्द ही पसीने से लथपथ एक बदसूरत बेवकूफ वहां आता है और लियाम तुरंत काम में लग जाता है। वह उस व्यक्ति से पूछता है कि वह सरकार से धन क्यों चुरा रहा है, क्योंकि इस बात के कुछ सबूत हैं कि वह धन को अपनी जेब में भेज रहा है। वह आदमी लियाम को एक भोला बच्चा समझता है और उसे यह बताने की कोशिश करता है कि उसके काम में कई अप्रत्याशित समस्याएं हैं और उन्हें हल करने के लिए पैसे की जरूरत है। लियाम ने उसका और भी करीब से निरीक्षण करना शुरू कर दिया और वह उस आदमी के भ्रष्टाचार की लगभग प्रशंसा करता है, यह सोचकर कि उसे उससे कुछ सुझाव मिल सकते हैं। हालांकि तभी अमागी ने उन्हें भ्रष्टाचार के कारण हुए एक घोटाले के बारे में एक समाचार लेख दिखाया। वह आदमी लियाम को बताता है कि यह वह नहीं बल्कि उसका अधीनस्थ था जिसने इस घोटाले को अंजाम दिया और इसके लिए उसे मार दिया गया। अमागी ने अधिक समाचार लेखों और रिपोर्टों का अध्ययन किया और पाया कि इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं थे कि भ्रष्टाचार के पीछे अधीनस्थ का हाथ था और उसकी फांसी के बाद भी पैसा वापस नहीं मिला। लियाम को अचानक याद आता है कि कैसे उसे अपने पिछले जीवन में उसके बॉस ने फंसाया था और उसे यकीन है कि इस पसीने से लथपथ बेवकूफ ने भी वही किया था। वह क्रोधित हो जाता है और सीधे उस आदमी से भिड़ जाता है और पूछता है कि क्या उसने अपने अधीनस्थ को फंसाया और मार डाला। झटका ये दिखावा करने की कोशिश करता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही लियाम अपनी तलवार खींचकर उसकी ओर बढ़ता है, वह कहता है कि उसने अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी आवश्यक था वह किया। हालांकि जब इससे लियाम शांत नहीं होता है तो वह आदमी उसे यह कहकर डराने की कोशिश करता है कि वह इस विलासिता का आनंद ले रहा है क्योंकि उसके जैसे लोग देश को चलाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। लियाम उसे अपनी सजा पूरी नहीं करने देता और अपनी तलवार के एक झटके से परलोक भेज देता है। वह मूर्ख से कहता है कि केवल उसे ही अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने और अपने लोगों पर अत्याचार करने का मौका मिलता है। वह चिल्लाता है कि किसी को भी उसके लोगों और उसके पैसे को छूने की अनुमति नहीं है और जो कोई भी उसका सामान लेने की कोशिश करेगा वह उसे मार डालेगा। लियाम फिर अमागी को पूरी जांच करने और हर भ्रष्ट अधिकारी को फांसी देने का आदेश देता है, लेकिन वह उसे पहले शांत होने के लिए कहती है। लियाम को अचानक एहसास होता है कि उसने किसी को मार डाला है, लेकिन अमागी उसे तलवार छोड़ने में मदद करती है। फिर वह उससे कहती है कि प्रत्येक भ्रष्ट अधिकारी को फांसी देना या बर्खास्त करना वास्तव में उनके ग्रह के लिए हानिकारक होगा क्योंकि लगभग हर कोई भ्रष्ट है और वह खुद सब कुछ नहीं संभाल सकती है। वह लियाम को लगभग 30 और एआई नौकरानियों को खरीदने का सुझाव देती है जो प्रशासन और संबंधित नौकरियों में विशेषज्ञ हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे उच्च विशिष्ट मॉडल नहीं हैं। लियाम उसे ऐसा करने और भ्रष्ट अधिकारियों को भी फांसी देने के लिए कहता है, लेकिन इमागी को चिंता है कि इससे उसकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लियाम उससे कहता है कि उसे अपनी छवि की परवाह नहीं है क्योंकि उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो उसकी बात नहीं मानता हो। इसके तुरंत बाद लियाम ने कप्तान के खिलाफ फिर से मुकाबला करके अपने 3 साल के प्रशिक्षण का परीक्षण करने का फैसला किया। हालांकि इससे पहले कि वह एक युद्ध रोबोट के अंदर पहुंच पाता, यासु वहां पहुंचता है और उसे बताता है कि आसानी से नियंत्रित होने वाले बड़े पैमाने पर उत्पादित रोबोट में घुसना व्यर्थ होगा। उनका कहना है कि अगर लियाम शीर्ष पर पहुंचना चाहता है तो उसे कठिन रास्ता अपनाना होगा और एक ऐसे रोबोट को चलाने की कोशिश करनी होगी जिसे हर कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। लियाम सोचता है कि यासु का मतलब समझ में आता है और वह कप्तान के पास जाता है जो उसे बताता है कि यदि वह चाहे तो वह अपने परदादा के 3 पीढ़ी पुराने व्यक्तिगत युद्ध रोबोट का उपयोग कर सकता है। जैसा कि यह पता चला है, यासु जानबूझकर लियाम को उसके परदादा की मशीन बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। आज सुबह वह किसी मूल्यवान वस्तु को चुराने के लिए भंडारगृह में खोजबीन कर रहा था क्योंकि लियाम बहुत तेजी से सीख रहा था और जल्द ही उसके पास उसे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और यह उसकी सबसे अच्छी नौकरी का अंत होगा। उसे कोई कीमती सामान नहीं मिला भंडारगृह में जब तक उसकी नज़र एक पुरानी मेचा इकाई पर पड़ी जो देखने में ऐसी लग रही थी कि मरम्मत के बाद भी यह काम नहीं करेगी, लेकिन उसे लगा कि वह इसके हिस्सों को बड़ी रकम में बेच सकता है। लियाम उसके चाल में फंस जाता है और ब्रायन को पुराने मेचा नाइट की मरम्मत करने का आदेश देता है। ब्रायन ने उसे बताया कि इकाई बहुत पुरानी है और उपयोग के लिए अनुपयुक्त है और उसे बुनियादी बातें सीखने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादित इकाई का उपयोग करना चाहिए। लेकिन लियाम ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसके शिक्षक ने उसे बताया है कि वास्तव में कुशल लड़ाके सबसे कठिन मेचा को भी चला सकते हैं। ब्रायन के पास इसका कोई जवाब नहीं है।
इसलिए वह लियाम को बस सुझाव देता है कि वह कम से कम अपना प्रशिक्षण समय बर्बाद करना बंद कर दे, क्योंकि वह पहले से ही बहुत अच्छा है। लियाम ने इस सुझाव को भी यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वह उस अंतिम चाल का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण ले रहा है जो यासु ने उसे दिखाई थी। इस बीच अमागी लियाम के आदेश पर पुराने मेचा की जांच करने जाती है। उसे यासु पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन वह अपने मालिक के आदेशों को अस्वीकार नहीं कर सकती है और वह चाहती है कि पुराना मेचा उसे सुरक्षित रखे। कुछ दिनों बाद नियाज नाम का एक इंजीनियर मेचा की मरम्मत के लिए गृह पर आता है। वह अपना परिचय 7वीं इंपीरियल वेपन फैक्ट्री के एक इंजीनियर के रूप में देती है और लियाम जवाब में अपना परिचय देता है। नियाज अचानक अमागी को घूरने लगता है और लियाम रक्षात्मक हो जाता है। पूछता है कि क्या उसे उसकी नौकरानी से कोई समस्या है। हालांकि नियाज को वास्तव में अमागी में दिलचस्पी है, क्योंकि उसने इतना महंगा कस्टम निर्मित एआई रोबोट कभी नहीं देखा है। वह उसकी विस्तार से जांच करने की कोशिश करती है, लेकिन लियाम उसे रोकता है और कहता है कि वह सिर्फ वही काम करे जिसके लिए वह यहाँ आई है। फिर वह उसे पुराने मेचा में ले जाता है और निया तुरंत उसे इसके बारे में भूल जाने और कुछ नया खरीदने के लिए कहती है। लियाम पुरानी इकाई की मरम्मत के बारे में अड़ा हुआ है और निया ने उसे बताया कि उन्होंने इस मॉडल का निर्माण बहुत पहले ही बंद कर दिया है, इसलिए स्पेयर पार्ट्स दुर्लभ और महंगे होंगे। लियाम उससे कहता है कि जो हिस्से उसे नहीं मिल रहे हैं उन्हें आधुनिक हिस्सों से बदल दे, लेकिन वह चाहता है कि वह नियंत्रण मैनुअल अपने पास रखे। वह उससे कहता है कि उसे इसकी परवाह नहीं है कि इसकी कीमत कितनी है, और निया यह सुनकर खुश हुई। लियाम उसे यह भी बताता है कि वह रॉकेट पंच की तरह एक फिनिशिंग मूव चाहता है, और तभी यासु ये देखने के लिए वहां आता है कि क्या हो रहा है। उसे निया से पहली नज़र में प्यार हो जाता है और वह शांत दिखने के दौरान उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह लियाम से इस बारे में उलझने में व्यस्त है कि वह रोबोट पर रॉकेट आर्म क्यों नहीं लगा सकती। अंत में लियाम पैसे की ताकत से उसे मना लेता है, लेकिन यासु को जलन होती है क्योंकि निया ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह लियाम को एक असंभव प्रशिक्षण देकर उस पर इसका असर डालने का फैसला करता है। उसे झील के बीच में एक लट्ठे पर संतुलन बनाते हुए आंखों पर पट्टी बांधकर टेनिस गेंदों से बचाव करना पड़ता है, और उसकी तलवार भी अत्यधिक भारी बनाई गई है। लियाम यासु से कहता है कि यह संभव नहीं है, लेकिन वह सिर्फ बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है। इसलिए वह लियाम से कहता है कि वह अपनी इंद्रियों पर भरोसा करना बंद कर दे और इसके बजाय अपनी प्रवृत्ति का उपयोग करे। यासु ने उससे कहा कि वह सोचना बंद कर दे और महसूस करना शुरू कर दे, और लियाम उसे हमेशा की तरह गंभीरता से लेता है। कुछ दिनों के बाद नियास ने मेचा इकाई की मरम्मत और अनुकूलन का काम पूरा कर लिया, और ब्रायन बानफील्ड परिवार के गौरवशाली दिनों को याद करते हुए उदासीन हो गया। नियाज फिर लियाम को दिखाता है कि मेचा का उपयोग कैसे करना है और उसे डेमो के लिए अंदर ले जाता है। नियंत्रण कक्ष को स्थानिक जादू का उपयोग करके बड़ा बनाया गया है, और एक बार जब लियाम अपनी सीट पर बैठता है तो मेचा उसे स्कैन करता है और उसे अपना मास्टर नियुक्त करता है। नियाज उसे बताता है कि अब यूनिट उसे केवल अपने पायलट के रूप में पहचानेगी। 11/7 लियाम मेचा में एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह जमीन पर गिर जाता है क्योंकि इसमें उसे आगे बढ़ने में सहायता करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। नियाज उसे बताता है कि इससे मेचा को नियंत्रित करना बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन अगर लियाम इसमें महारत हासिल कर सकता है तो वह इसे बिल्कुल अपने शरीर की तरह हिला सकता है। लियाम ने फिर से प्रयास करने का फैसला किया, और इस बार वह सफलतापूर्वक उठा और स्टोर रूम के बाहर चला गया। मिया उसके कौशल से प्रभावित है और उससे कहती है कि यदि वह बल्ले से ही मेचा को इतनी अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकता है तो वह वास्तव में प्रतिभाशाली होगा। वह उससे कहती है कि वह कल्पना करती रहे कि वह मेचा को कैसे हिलाना चाहता है, लेकिन तभी उसके मार्शमैलोज लियाम की बाह को छूते हैं और उसके गुंडे दिमाग पर उसकी गुंडागर्दी की प्रवृत्ति हावी हो जाती है। वह गंदी चीजों की कल्पना करना शुरू कर देता है और मेचा उन्हें क्रियान्वित करता है। यासु यह देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि लियाम मक्का के अंदर निया के साथ विकृत चीजें कर रहा है, और ब्रायन खुश है क्योंकि ये पहली बार है जब लियाम ने एक मानव महिला में रुचि दिखाई है। मक्का के अंदर निया भी घबरा जाती है और सोचती है कि लियाम एक विकृत है, और बाद में यासु अपने बदला लेने के लिए अपने पागल प्रशिक्षण को और भी तीव्र बना देता है। अगले दिन लियाम फिर से गुप्त कौशल सीखने के लिए प्रशिक्षण लेता है, लेकिन हमेशा की तरह वह कोई प्रगति नहीं कर पाता है। वह अमागी से पूछता है कि क्या उसके पास तलवारबाजी की कोई प्रतिभा नहीं है, और वह जवाब देती है कि एक एआई नौकरानी के रूप में वह प्रतिभा की अवधारणा को समझ नहीं सकती है। हालांकि वह सोचती है कि समस्या लियाम के साथ नहीं बल्कि यासु के साथ है। वह कहती है कि समस्या उसकी विश्वसनीयता है, और ये महसूस करने के बजाय कि उसके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। लियाम सोचता है कि अमागी उसे बता रही है कि उसने यासु पर पर्याप्त भरोसा नहीं किया है। अमागी उसे बताती है कि उसका मतलब कुछ और था, लेकिन लियाम को पहले ही एहसास हो गया था कि उसमें क्या कमी है। उनका कहना है कि यासु ने उन लकड़ियों को काटना जो उसकी तलवार की सीमा से बाहर थीं,
शारीरिक रूप से असंभव है, लेकिन इस दुनिया में जादू भी है। उनका मानना है कि जादू ही एकमात्र स्पष्टीकरण है कि वह अपनी अंतिम चाल का उपयोग कैसे कर सकते हैं। लियाम का कहना है कि यदि वह अपना जादू अपनी तलवार पर केंद्रित करता है और कल्पना करता है कि वह उसे एक उड़ने वाले स्लेश के रूप में घुमा रहा है, तो वह अंतिम चाल का भी उपयोग करने में सक्षम हो सकता है। वह तुरंत इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर अभ्यास करना शुरू कर देता है और अपने लक्ष्य की ओर जादुई स्लैश भेजने की कोशिश में उसे कई साल बीत जाते हैं और एक दिन वह अपनी सीमा को तोड़ने में सफल हो जाता है। अगले दिन लियाम यासु को उसकी प्रगति देखने के लिए आमंत्रित करता है। फिर वह अपनी विशेष तकनीक का उपयोग करके एक जादुई स्लैश भेजता है और एक लकड़ी के लट्ठे को आधा काट देता है और यासु का दिमाग चकरा जाता है। उसे आश्चर्य होता है कि लियाम ने यह तकनीक कैसे सीखी होगी, जबकि यह शुरू से ही नकली थी। लियाम ने उससे पूछा कि क्या वह पास हो गया है, और यासु के पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि वह असंभव को पूरा करने में कामयाब रहा है। वह चुप रहता है, सोचता है कि क्या कहना है, और लियाम सोचता है कि वह परेशान है क्योंकि उसने दूर से चीजों काटना सीखकर सामग्री विकसित की है। ठीक है यासु, बस इतना ही कहता है। उसे बताता है कि भले ही उसने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, लेकिन वह आत्मसंतुष्ट ना हो जाए और उसे मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करते रहने के लिए कहता है। कुछ दिनों बाद लियाम को खबर मिलती है कि समुद्री डाकुओं ने उसके क्षेत्र के ग्रहों में से एक पर हमला किया है। अमागी ने उसे बताया कि ग्रह रहने या खनन के लिए अनुपयुक्त था, लेकिन वह वहां एक कारखाना स्थापित करने में सफल रही और अब समुद्री डाकू इसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रायन ने लियाम को सूचित किया कि उनके सैनिक समुद्री डाकुओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन वे बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। लियाम तुरंत एक रणनीति के लिए इमागी के पास जाता है और वह उसे बताती है कि वे समुद्री डाकुओं पर एक आश्चर्यजनक हमला शुरू करने के लिए ग्रह के क्षितिज और अद्वितीय गुरुत्वाकर्षण का उपयोग कर सकते हैं। वो उसे अंतरिक्ष में लड़ाई को संभालने और समुद्री डाकू जहाज पर कब्जा करने के लिए कहता है, जबकि वह कारखाने की रक्षा में सैनिकों के साथ शामिल होता है। ब्रायन उसे बताता है कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन लियाम उसकी बात नहीं सुनता और उसके मेचा नाइट के अंदर घुस जाता है। अमागी उसे ग्रह की ओर ले जाती है और लियाम छिपने के लिए बादलों का उपयोग करता है और समुद्री डाकुओं पर गुप्त हमले करता है। समुद्री डाकू घबरा जाते हैं क्योंकि लियाम का मेचा उनका शिकार करना शुरू कर देता है और उनमें से कुछ उस पर पीछे से हमला करते हैं। लेकिन यासु के पागल प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद, लियाम ने अवलोकन हैकी विकसित कर ली है और वह आसानी से समुद्री लुटेरों को मार गिराता है। वह बादलों के पीछे छिपे दुश्मनों का पता लगाने के लिए अपनी अवलोकन हैकी का उपयोग करता है और उन्हें मार गिराने के लिए दूसरे हथियार का उपयोग करता है। समुद्री डाकू और भी चिंतित हो जाते हैं और पीछे हटने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी लियाम अपने फ्लाइंग स्लैश का उपयोग करता है और एक ही बार में उनके दर्जनों मेचा को काट देता है। समुद्री डाकू अपना दिमाग खो देते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी दूरी पर वार करने वाले किसी हथियार के बारे में कभी नहीं सुना है, और वे तुरंत पीछे हट जाते हैं। लियाम ने फैसला किया उन्हें उसके विशेष रॉकेट पंच का स्वाद चखाओ, लेकिन जब वह आदेश देता है तो कुछ नहीं होता है। उसे आश्चर्य होता है कि क्यानिया ने उसके मेचा में यह सुविधा स्थापित नहीं की है। तभी अचानक उसके बगल में एक जादुई चक्र दिखाई देता है और एक विशाल रॉकेट भुजा उसमें से उड़ती है, जो भाग रहे समुद्री डाकुओं से टकराती है और एक बड़ा विस्फोट करती है। लियाम गुस्से में है क्योंकि यह वह नहीं है जो वह चाहता था, लेकिन मिया ने उसे बताया कि रॉकेट पंच को कार्यात्मक हमला बनाने का यही एकमात्र तरीका था। आगी ने लियाम से संपर्क किया और उसे बताया कि वह केवल 10% समुद्री डाकू जहाजों को ही पकड़ सकी। उनमें से 30% नष्ट हो गए और शेष 60% बच गए। लियाम इसे एक जीत मानता है और अमागी को बताता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। जल्द ही उसके सैनिकों की हार की खबर उसकी प्रयोगशाला में समुद्री डाकू कैप्टन गोल तक पहुंचती है और ये सुनकर वह क्रोधित हो जाता है। 11 बजे सुनकर वह क्रोधित हो जाता है। उनके सहायक ने उन्हें बताया कि समुद्री डाकुओं ने दुश्मन को कम आंका और हार का स्वाद चखा और वे अपने नुकसान को कम करने के लिए पीछे हट गए। समुद्री डाकू कप्तान पीछे हटने वाले समुद्री लुटेरों को कमजोर कहता है और घोषणा करता है कि वह अपने दल में हारे हुए लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। वह अपने सहायक को पूरे बेड़े को तैयार करने का आदेश देता है क्योंकि वे उन लोगों को नष्ट कर देंगे जो घर वापस भाग गए थे, ताकि सभी को एक संदेश भेजा जा सके कि कैप्टन गोज विफलता को दयालुता से नहीं लेता है। वह स्वयं बेड़े का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने नवीनतम परीक्षण विषय को थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि बाद में वह उसके साथ मजा करेगा। लियाम के पक्ष में वह समुद्री डाकुओं पर अपनी जीत से संतुष्ट होकर अपने ग्रह के बाहर एक अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ता है। अमागी ने उसे उसकी पहली लड़ाई जीतने पर बधाई दी और लियाम का कहना है कि जीत से भी बेहतर बात यह है कि उन्हें कुछ लूट मिली है। अमागी ने उसे बताया कि साम्राज्य के कानूनों के अनुसार यदि वे एक समुद्री डाकू जहाज पर कब्जा कर लेते हैं तो जहाज और उसके अंदर का माल उनका हो जाता है। ये सुनकर लियाम रोमांचित हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि समुद्री लुटेरों के जहाज सोने और चांदी से लदे होंगे।
लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनके पास इससे भी अधिक मूल्यवान कुछ है। जैसे ही सैनिक समुद्री डाकू जहाज़ों से एडामेंटाइट और मिथ्रिल जैसे दुर्लभ खनिजों के विशाल बक्से निकालते हैं, अमागी लियाम को बताता है कि वे वास्तव में मूल्यवान है। वह उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसे सोना और हीरे चाहिए थे। लेकिन अमागी ने उसे बताया कि सोने का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि यह ज्यादातर बेकार तत्व है और हीरा सिर्फ कार्बन है, इसलिए वे इसे घर पर बना सकते हैं। लियाम को एहसास होता है कि पृथ्वी की कीमती धातुओं और पत्थरों का इस दुनिया में कोई मूल्य नहीं है, लेकिन उसके अंदर सोने की खुदाई करने वाला अभी चमकदार पीली धातु चाहता है। वह सोने की मांग करता है और ब्रायन उसे बताता है कि उनके पास कुछ सोना है जिसका उपयोग वे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए करते हैं। लियाम ने उससे कहा कि वह सोने को सिक्कों में बदल दे और अपने कमरे को उनसे भर दे। और जहां तक मिथ्रिल और अन्य दुर्लभ तत्वों का सवाल है, वह चाहते हैं कि उन्हें पौराणिक हथियारों में बदल दिया जाए। ब्रायन माफी मांगता है क्योंकि वह लियाम को सूचित करता है कि उनके पास ऐसा करने के लिए अपने क्षेत्र में पर्याप्त कुशल लोहार नहीं है। लियाम निराश है, लेकिन फिर अमागी उसे बताती है कि जब वे समुद्री डाकुओं से लड़ रहे थे तो उसे कुछ पता चला। वह बताती हैं कि वर्तमान में बैनफील्ड परिवार के पास लगभग 10,000 युद्धपोत हैं, लेकिन उनमें से केवल 30% ही चालू हैं और वे आपातकालीन सूचना पर केवल 2,000 के आसपास ही तैनात कर सकते हैं। लियाम आश्चर्यचकित है कि उन्होंने समुद्री डाकुओं के खिलाफ सिर्फ इतना ही जीत लिया, और अमागी का कहना है कि समुद्री लुटेरों ने उन्हें कम आंका और फिर युद्ध के मैदान में लियाम के कौशल ने उन्हें तुरंत एक कोने में धकेल दिया। ये सुनकर लियाम को खुशी हुई, लेकिन ये तथ्य कि उसके बेड़े का 70% बेकार है उसे चिंता है, और अमागी का सुझाव है कि वे उस स्क्रैप को बेच दें जिसका वे उपयोग नहीं करते हैं। ब्रायन ने तुरंत आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि वे अपने बेड़े में जहाज़ों की संख्या कम कर देंगे तो समुद्री डाकू उन्हें आसान लक्ष्य के रूप में देखेंगे। अमागी का उत्तर है कि अप्रयुक्त जहाज़ों पर बुनियादी रखरखाव करने में भी पैसा खर्च हुआ है और उनके पास ये बहुत अधिक नहीं है। लियाम उसे सहमत है क्योंकि वह कोई पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता है और कहता है कि उन्हें या तो बेकार जहाज़ों को बेच देना चाहिए या उनका पुनः उपयोग करना चाहिए। अमागी ने फिर सुझाव दिया कि वे समुद्री डाकू जहाज़ों से सामग्री बेचने से प्राप्त धन से और अधिक जहाज खरीद सकते हैं। वह कहती हैं कि वे नवीनतम मॉडल नहीं प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन वे अपने बेड़े के निर्माण के लिए पर्याप्त सेकंड हैंड जहाज खरीद सकते हैं। ब्रायन फिर से उससे असहमत है। उन्होंने कहा कि यदि वे सेकंड हैंड जहाज़ों का उपयोग करते हैं तो उनके परिवार के गौरव को नुकसान पहुंचेगा। दुर्भाग्य से लियाम को परिवार के गौरव और सम्मान की कोई परवाह नहीं है। वह सिर्फ जीतना चाहता है और इसीलिए वह अमागी को तुरंत कुछ अच्छे सेकंड हैंड युद्धपोत खरीदने का आदेश देता है। इस बीच लियाम के क्षेत्र से बहुत दूर नियाज साम्राज्य की सेना के कुलीन रईसों को 7वीं हथियार फैक्ट्री द्वारा विकसित नवीनतम युद्धपोत के बारे में एक प्रस्तुति दे रहा है। वह उन्हें बताती है कि कैसे नवीनतम जहाज पिछले वाले की तुलना में अधिक शक्तिशाली है और यह कैसे अधिक ईंधन कुशल और रखरखाव में आसान है। अपनी प्रस्तुति पूरी करने के बाद तीसरे हथियार कारखाने के उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसके जहाज का परिचय दिया और यह खुलासा करते हुए शुरुआत की कि इसे एक पुरस्कार विजेता वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था। वह जहाज के शानदार इंटीरियर को दिखाती है जो शीर्ष फैशन कंपनी द्वारा बनाया गया है और जहाज को सजाने में उपयोग की जाने वाली दुर्लभ और महंगी सामग्री है। वह मेहमानों से कहती है कि वे अपने जहाज के साथ ऐसा करेंगे चाहे लड़ाई कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सुंदर दिखे। उसकी बिक्री पिच काम करती है और इंपीरियल सेना के सभी इच्छुक लोग तीसरी फैक्ट्री के जहाज को अपने मुख्य युद्धपोत के रूप में खरीदने का फैसला करते हैं। मिया इससे हैरान रह जाती है क्योंकि उसका जहाज बेहतर है और वो पूछती है कि कोई युद्धपोत के बजाय लग्जरी क्रूज को क्यों चुनेगा। तीसरी फैक्ट्री की महिला जवाब देती है कि उनके जहाज में विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए हथियार भी हैं, इसलिए वे मजबूत भी हैं। लेकिन मजबूत होना ही काफी नहीं है और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उनका सुंदर होना भी जरूरी है। मिया के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और जैसे ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ इमारत से बाहर निकलती है, वह उससे कहती है कि यदि उनके जहाज वास्तविक युद्ध में उतरते हैं तो 7वीं फैक्ट्री भारी मार्जिन खरीदेगी। गोरी कुतिया उस पर हंसते हुए कहती है कि उनका जहाज कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं आएगा, क्योंकि निया द्वारा बनाए गए विमान और उबाऊ जहाजों को कोई नहीं खरीदेगा। यह सुनकर निया निराश हो जाती है और हाथ पैर मारने को तैयार हो जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से वे दोनों अपने घर में हैं और प्रोजेक्टर के माध्यम से बात कर रहे हैं। निया निराश हो जाती है क्योंकि अब उसका बॉस उसे डांटेगा और वह सोचती है कि क्या कोई रईस है जो उनके युद्धपोत खरीदेगा। अचानक उसे लियाम की याद आती है जिसने मैनुअल युद्ध कवच की सवारी करना चुना था और उसे लगता है कि चूसने वाला निश्चित रूप से उसके युद्धपोत भी खरीदेगा। इस बीच गाइड, बीमार अजीब व्यक्ति जो अन्य लोगों की नकारात्मक भावनाओं पर भड़क उठता है, पृथ्वी पर आम लोगों के साथ खिलवाड़ करने में व्यस्त है। वह उनकी नकारात्मक भावनाओं का आनंद लेता है, लेकिन वह सिर्फ शुद्धावर्धक है और वह वास्तव में लियाम की नकारात्मक भावनाओं का इंतजार कर रहा है, यह विश्वास करते हुए कि वह पहले से ही बहुत कर्ज में हो सकता है। वह नकारात्मक भावनाओं की पहली खुराक लेने का फैसला करता है और काल्पनिक दुनिया में प्रवेश करता है। लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि लियाम ने अपना शहर बदल लिया है। इसमें अब पौधों की बहुतायत नहीं है और निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। गाइड इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि शहर की हालत अब और भी बदतर होनी चाहिए। फिर वह सोचता है कि कम से कम लियाम को अपनी तलवारबाजी से बहुत निराश होना चाहिए, क्योंकि उसने व्यक्तिगत रूप से यासू नाम की घोटालेबाज को उसकी दिशा में भेजा था। वह बेकार तलवारबाज की जांच करने जाता है और उसे एक बार में नशे में धुत पाता है। इस बात पर कुठाराघात करता है कि उसका छात्र प्रथम श्रेणी का तलवारबाज कैसे बन गया, जबकि वह खुद भी तीसरे दर्जे का तलवारबाज नहीं है। उसकी शिकायत है कि वह मूर्खतापूर्ण प्रशिक्षण विधियों का पालन करता रहा और किसी तरह एक जादुई चाल की नकल करने
और इसे वास्तविक हमला बनाने में कामयाब रहा। गाइड इससे भ्रमित हो जाता है और सीधे लियाम की जांच करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि अब वह उसी चाल की नकल कर सकता है जो यासू ने उसे अपनी पहली मुलाकात में दिखाई थी। हालांकि लियाम इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि यासू ने उसे दिखाने के लिए अपना स्तर कम कर दिया है, और यदि वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता है तो वह 1 मील तक की दूरी से लक्ष्य को काट सकता है। वह कठिन प्रशिक्षण जारी रखने का निर्णय लेता है और अपनी तलवार घुमाते हुए वह सोचता है कि जब उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया तो उसके जीवन की शुरुआत कितनी भयानक हुई, लेकिन वह सही चुनाव करने सक्षम था क्योंकि उसके जीवन में अच्छे लोग आए। वह उसे यहाँ भेजने के लिए गाइड को धन्यवाद देता है, और ये सकारात्मक भावनाएं उस अजीब व्यक्ति को घुटनों पर गिरा देती हैं, क्योंकि सकारात्मकता के संपर्क में आने पर उसे दर्द महसूस होता है। वह तुरंत अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए यासु की नकारात्मक भावनाओं का उपभोग करता है और आश्चर्य करता है कि लियाम इतना खुश कैसे हो सकता है। उसे यकीन है कि उसने उसे यहाँ भेजकर कोई गलती नहीं की है, और लियाम अभी जिस खुशी का सामना कर रहा है वह उसे और भी अधिक रोने पर मजबूर कर देगी जब अंततः उसे पता चलेगा कि उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। कुछ दिनों बाद अमागी ने लियाम को बताया कि शाही सेना उनके युद्धपोतों को नवीनतम मॉडलों से बदल रही है और वे उन युद्धपोतों को बेचने के लिए सहमत हो गए हैं जिनका वे अब तक उपयोग कर रहे थे। लियाम को सौदा पसंद आया, लेकिन फिर अमागी ने उसे बताया कि शाही सेना ने एक शर्त रखी है कि उन्हें कुछ आरक्षित अधिकारियों और सैनिकों को स्वीकार करना होगा जो जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। लियाम को लगता है कि शाही सेना अवांछित लोगों को उन्हें सौंप रही है, लेकिन इमागी का कहना है कि ये एक अच्छा विचार है क्योंकि भले ही सैनिक दोयम दर्जे के हों, उनके पास अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिकों की तुलना में अधिक अनुभव है और उन्हें सेना में शामिल करने से बानफील्ड एस्टेट को फायदा होगा। ये सुनने के बाद लियाम ने सौदे पर आगे बढ़ने का फैसला किया और गाइड ने उसके पास बहुत ईमानदार और न्यायप्रिय सैनिकों का एक समूह भेजने का फैसला किया जो एक दुष्ट स्वामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे। दूसरी ओर यासु को बार की यात्रा का खुमार है, लेकिन जब उसने नियास को अपने कमरे के बाहर से उसे बुलाते हुए सुना तो वह तुरंत शांत हो गया। वह उसे अंदर आमंत्रित करता है और नियास उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि उसने लियाम को इतनी कम उम्र में एक मास्टर तलवारबाज बनने के लिए प्रशिक्षित किया है। यासु सोचती है कि वह उस पर हमला कर रही है, लेकिन नियाज सिर्फ लियाम के बारे में जानकारी चाहता है ताकि वह उसके साथ व्यापार कर सके। यह गलतफहमी उनकी पूरी बातचीत के दौरान बनी रहती है और यासु को लगता है कि नियाज उसके शौक और प्राथमिकताओं के बारे में जानना चाहती है, जबकि वह जानना चाहती है कि वह लियाम को अपने युद्धपोत खरीदने के लिए किस तरह का मौनार्थ प्रस्ताव दे सकती है। वह चार्ड की तरह व्यवहार करने की कोशिश करता है, लेकिन जब नियाज भीख मांगता रहता है तो वह कार्यालय की महिलाओं के प्रति अपनी चाहत प्रकट करता है। खैर, नियाज सोचती है कि लियाम को यही पसंद है, इसलिए जब वह अगली बार उससे मिलने जाती है तो बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहनती है जैसे यासु ने उसे बताया था। वह एक टिकटॉक थॉट की तरह व्यवहार करना शुरू कर देती है क्योंकि वह उससे अपने जहाज खरीदने के लिए कहती है, लेकिन लियाम तुरंत यह कहते हुए मना कर देता है कि उसने अभी अभी सेकेंड हैंड जहाज़ों और सैनिकों का एक पूरा स्क्वाड्रन खरीदा है। ये जानने पर कि वह शाही सेना से जहाज लेकर आया था, निया ने थर्ड वेपन फैक्ट्री को यहाँ भी उसके रास्ते में आने के लिए कोसा, लेकिन उसने लियाम को डेमो दिए बिना जाने से इनकार कर दिया। वह उसे अपने कारखाने के जहाज़ों के बारे में बताती है जो सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और वह उससे कहता है कि यदि वे इतने अच्छे हैं तो उन्हें शाही सेना को बेच दें। नियाज को रोना आता है कि वह अपनी प्रस्तुति से उनका दिल नहीं जीत सकी। वह लियाम से उसके 100 जहाज भी खरीदने का आग्रह करती है और कहती है कि यदि उसके पास पैसे नहीं हैं तो वह ऋण ले सकता है और बाद में इसे चुका सकता है। लियाम ऋण के बारे में नहीं सुनना चाहता, इसलिए नियाज ने अपने भीतर के हो को गले लगाने का फैसला किया और उसे बहकाना शुरू कर दिया। वह उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि यह उसे उस समय की याद दिलाता है जो उसकी पत्नी ने बिताया था कुछ आकर्षक अंडरवियर पहनने के लिए, लेकिन उसके लिए नहीं। निया रुकती नहीं है और आगे बढ़ती रहती है, और लियाम उसे रोकने के उसके अनुरोध पर सहमत होने का फैसला करता है। उसने उससे 300 युद्धपोत खरीदने का फैसला किया क्योंकि अमागी ने उसे बताया कि वे भविष्य में उपयोगी होंगे, और निया खुशी से उन्हें उसके लिए तैयार करने के लिए दौड़ती है। बाहर वह अपनी टीम के साथी से संपर्क करती है और उसे बताती है कि कैसे उसने एक रईस को 300 जहाज बेचने के लिए बहकाया, और ब्रायन और यासू दोनों ने इसे सुना। जबकि ब्रायन चिंतित है कि लियाम हनी ट्रैप में फंस गया है, यासू यह सोचकर क्रोधित है कि लियाम ने निया के साथ ऐसा कदम उठाया है, भले ही वह स्पष्ट रूप से उसके शिक्षक में फंस गई हो। इसके तुरंत बाद निया ने लियाम द्वारा ऑर्डर किए गए 300 उन्नत युद्धपोतों की डिलीवरी की, और साथ ही इंपीरियल आर्मी से खरीदे गए सेकेंड हैंड युद्धपोत भी आ गए।